हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 9 की मैथ पढ़ रहे हैं और इस पर हम लोग जो चैप्टर 9 है वो वृत्त, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। उस पर हम लोगों ने जो है अभी तक 8 लेक्चर पढ़ा है। 8 लेक्चर्स में मैंने जो है आपको इस वृत्त से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस को कराया है, थ्योरम्स कराई हैं और प्रश्नावली 9.3 के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे थे और उस पर हम लोगों ने अभी तक 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग 8 के आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब तक ऐसे क्वेश्चंस खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो शुरू करने से पहले एक बार एक स्वर में एक साथ गायत्री मंत्र हम लोग करेंगे। उगते हुए सूर्य भगवान का ध्यान करिए और प्रार्थना कीजिए, हे भगवान हमको सद्बुद्धि दीजिए, सद्विचार दीजिए। जो गायत्री मंत्र है सद्बुद्धि का मंत्र है और सद्बुद्धि सभी को चाहिए, ठीक है। तो सभी धर्मों के अनुयायियों को भी चाहिए, जैसे कोई भी किसी भी धर्म के लोग हों उसको कर सकते हैं। तो आप अपने सूर्य देवता को ध्यान करिए, उगते हुए सूर्य का ध्यान करना चाहिए और मेरे साथ एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 9.3 के क्वेश्चंस को हमने 2 क्वेश्चंस को लिखे हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। दो वृत्त दो बिंदु बी और सी पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। बी से बी और सी पे करता है। बी से जाने वाले दो रेखाखंड, एक है ए बी डी और है ए बी क्यू, ठीक है। वृत्तों को ए और डी पे और पी और क्यू पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हैं, खींचे गए। सिद्ध कीजिए कि एंगल ए सी पी इक्वल टू क्यू सी डी, ठीक है। ये आपको कह रहा है, ठीक है। तो दो वृत्त बिंदु बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो दो वृत्त बनाए जाए। एक वृत्त मान लीजिए है, ठीक है। दूसरा एक वृत्त बना रहे हैं, चलिए। तो दो वृत्त हैं बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर दो वृत्त दो बिंदु बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। बी से जाने वाली दो रेखाखंड ए बी डी, बी से जाएगा कोई रेखाखंड मिलाइए, चाहे ऐसे मिला दीजिए चाहे किस तरह से मिलाना होगा। तो ये कह रहा है कि दो रेखाखंड, एक रेखाखंड का नाम है ए बी डी, ठीक है, और दूसरा कह रहा है पी ए बी डी और ए बी क्यू, ठीक है। तो ए बी डी, चलिए तो मैं दो रेखाखंड है ए बी डी, चलिए मैं ए बी डी कर रहा हूँ और कह रहा है कि ए और डी पे और प्रतिच्छेद करते हुए खींचना है, मतलब ऐसा वृत्तखंड खींचना है जो मिल जाए कहीं पे। तो मैं चलिए मैं ऐसे खींचता हूँ जब इधर नहीं आ जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट से बी से जाते हुए खींचना कह रहा है, ठीक है। ए बी डी, देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। दो रेखाखंड बी और सी प्रतिच्छेद करते हैं। बी से जाने वाले दो रेखाखंड ए बी डी हो गया, ठीक है, और ए बी क्यू, तो ये ए बी क्यू ए बी डी या पी क्यू होना चाहिए, पी बी क्यू होना चाहिए, तभी तो पी क्यू आएगा पॉइंट। क्वेश्चन में तो नहीं लिखा है कि पी बी क्यू होना चाहिए, ठीक है, तभी तो बन पाएगा क्वेश्चन। देखिए ए बी से कहते हैं ए बी डी और ए बी क्यू कहते हैं, एक ही बिंदु से कैसे जाएगा, है ना। इसी पॉइंट से नहीं होगा, पी होना चाहिए क्वेश्चन, मैंने लगा रहा है गलती लिखा है, ठीक है। तो क्या कहना है पी बी क्यू, तो इस वृत्त पे कट करना चाहिए, है ना। कहीं तो मान लीजिए मैंने ऐसा मान लेते हैं, चलिए इसका नाम पी क्यू 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 हो गया, ठीक है। ये चीज कह रहा है, ठीक है। दो रेखाखंड ए बी डी और पी बी क्यू, ठीक है, ए और डी पे और पी और क्यू पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए,
ठीक है, सिद्ध कीजिए ACP, एंगल ACP। अच्छा, ACP को मिलाना है। चलिए, तो देखिए A से इस पॉइंट को मिला दिया और इस पॉइंट को मिला दिया, ये ACP हो गया। ठीक है, ये कह रहा है ACP बराबर QCD सिद्ध करना है। ठीक है, QCD, अच्छा ये हो गया। तो यहाँ पे इसी पॉइंट देख लीजिए सर। ठीक है, समझ में आया? सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है, सिद्ध करना एंगल ACP बराबर एंगल QCD, ये सिद्ध करना है। रेड पेन का यूज कर लेता हूँ। क्वेश्चन में समझ लीजिए, फिर देखते हैं क्या कह रहा है वो कि दो वृत्त हैं, B और C पे कट कर रहे हैं, कट खींचेंगे तो कट कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि B से जाते हुए दो रेखाखंड खींचना है, एक ABD मतलब AD खींचिए जो B से जा रहा है, और एक PQ खींचिए जो कि B से जा रहा है। ठीक है, फिर उसने क्या कहा है कि एंगल ACP, मतलब इसको मिला दें तभी तो कहेगा एंगल। तो ये वाला जो एंगल है ACP और ये कोण कह रहा है कि बराबर, ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ये वाला कोण। कैसे सिद्ध करेंगे? ठीक है, चलिए एक काम अच्छा ये करिए, मैं रेड पेन का यूज कर ले रहा हूँ, जरा इसको मैं डॉटेड लाइन पे मिला दे रहा हूँ समझाने के लिए आपको। ठीक है, अब आप बताइए ये AP एक क्या रेखाखंड हो गया? AB एक रेखाखंड है। AP वाला जो मिलाते हुए C पे आ रहा है और AP वाला मिलते हुए B पे आ रहा है। ये एंगल यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? देखिए AP है, AP को मिलाते हुए कहाँ पे आ रहा है? B पे। ठीक, और ये AP को मिलाते हुए कहाँ पे आ रहा है? C पे। यानी जो ये कोण बन रहा है ACP और कोण ABP बराबर होगा, है ना? एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण। ठीक है, इसको लिख दिया है, जो हमको मिल जा रहा है वो लिख दिया है। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? जो हमको कोण ये मिल जाएगा तो ये वाला कोण मिलेगा तो ये वाला कोण बराबर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। भाई देखिए इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है। ठीक, चलिए अच्छा इसी तरीके से अच्छा ये कोण कहाँ पे, जो ये मिलते हुए कहाँ पे आ रहा है? DQ पे मिल रहा है। मान लीजिए इसमें DQ मिला दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं इसको DQ पे मिला दे रहा हूँ समझाने के लिए, बस इसको मिलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो भाई इस कोण के बराबर ये वाला कोण होगा शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक, और ये वाला कोण मिल रहा है DQ पे और यही वाला मिलकर यहाँ पे, यही कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था। देखिए सिद्ध हो गया नहीं हो गया? ये बराबर हो गया। ठीक है, सिद्ध ये सिद्ध करनी है, कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूँ, एंगल ACP बराबर ABP। क्यों? क्योंकि देखिए ये रेखाखंड है, इस कोण का मिलाते हुए यहाँ पे आ रहे हैं और इसको मिलाते हुए यहाँ पे जा रहे हैं। एक ही रेखाखंड में कोण बराबर होता है। मैं लिखूंगा एंगल कौन सा कोण? ABP बराबर ACP। ठीक, ACP बराबर हमको सिद्ध करना था। देखिए ACP बराबर, तो हम यही सिद्ध करना है। ठीक है, तो ठीक है ये हमको सिद्ध करना है। तो क्या कह रहे हैं? तो ACP पहले लिख दे रहे हैं, जरा से पहले ACP लिख दे रहे हैं। एंगल ACP, देखिए ACP बराबर ABP। क्यों? एक ही वृत्तखंड, एक ही है। ठीक है, वृत्तखंड, एक ही वृत्तखंड, ब्रैकेट में कौन सा वृत्तखंड है? AB। समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस, लिखने की जरूरत नहीं होती। एक ही वृत्तखंड AB में स्थित कोण बराबर होगा, एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण बराबर होते। ठीक है,
एक ही वृत्तखंड में इसके कोण बराबर होते हैं तो एपी ये हो गया, ये वाला कोण बराबर हो गया। ठीक, अब जरा देखिए जो ये वाला कोण है पीबीए एपीबी आया बराबर कोण होगा किसके, डीबीक्यू के शीर्षाभिमुख कोण से। ये कोण इस कोण के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, तो क्या लिखना, अच्छा इस समीकरण मान लीजिए फर्स्ट डाल दे रहा है, इसी के आगे करके लिखना चाहिए था। चलिए लिखा बनाते हैं ऐसे, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, नीचे लिख दिया समीकरण नंबर फर्स्ट, डैश करके वन लिख दीजिएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर दिया, तो जगह मैंने छोड़ा, लिख देना चाहिए था। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये वाला कोण डी बी क्यू एंगल डी बी क्यू बराबर ए बी पी, ए बी पी, क्यों शीर्षाभिमुख कोण, भाई दो रेखाएं हैं क्रॉस कर रही थी, ये वाला कोण इसके बराबर होगा ना शीर्षाभिमुख, शीर्ष के विमुख है ना, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, आपको मालूम है ये हो गया। चलिए इसका ये वाला कोण बराबर इस कोण के हो गया। अब देखिए जो ये वाला कोण है मिल रहा है कहाँ पे, डी क्यू पे, तो डी क्यू पे, और ये डी क्यू यहाँ पे मिल रहा है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया है ना, एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण। तो वही चीज लिखेंगे, क्या लिखा, डी बी क्यू, डी बी क्यू बराबर, या एंगल ये लिखिए डी सी क्यू बराबर, एंगल डी, ये पूछ रहा था क्यू से क्या रहा था, क्यू से कर देते हैं, एंगल क्यू सी डी लिख दीजिए। ठीक है, एंगल अच्छा इस सेंटर का नंबर 2 डाल दीजिएगा, इसको डाल दीजिएगा 2। ठीक है, एंगल क्यू सी डी, एंगल कोण क्यू सी डी बराबर किसके होगा, डी बी क्यू के, डी बी क्यू के। ठीक है, समीकरण नंबर 3 है ये, किस क्यों, एक ही वृत्तखंड में, एक ही वृत्तखंड, कौन सा वृत्तखंड है, इस वृत्तखंड का नाम डी क्यू। ठीक है, डी क्यू ब्रैकेट में समझाएंगे, लिखा हूं डी क्यू में स्थित एक ही वृत्तखंड डी क्यू में स्थित कोण बराबर बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखिए, ACP बराबर ABP, ठीक, और ABP बराबर DBQ के। ठीक, यानी ACP बराबर DBQ हो गया, और DBQ बराबर QCD है, तो यानी ये बराबर QCD हो गया कि नहीं हो गया, समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड से, समीकरण फर्स्ट सेकंड और थर्ड से। ठीक है, क्या मिल गया, ACP बराबर एंगल ACP बराबर एंगल QCD, प्रूफ। ठीक है, देखिए फिर से एक बार जल्दी जल्दी समझाता रहा हूँ। देखिए एक चीज तो समझ में आ गया, दो वृत्त थे, बिंदु B और C पे कट कर रहे थे, B और C पे कट कर रहे थे। ठीक है, AD और PQ क्या है, दो रेखाखंड हैं, B से जाते हैं। ठीक, सिद्ध क्या करना था, ACP बराबर कोण, यह है ये वाला कोण DC या QCD से करना है। ठीक है, तो आप बताइए जो ये वाला ये देखिए कोण जो कह रहा है, ये कहाँ पे मिल रहा है, AP पे, और AP वाला ही कहाँ मिल रहा है, इस पे। ठीक, यानी ये वाला कोण ये कोण बराबर होगा एक ही वृत्तखंड के कोण, हाँ, तो वही इसीलिए मैं लिख दिया ACP बराबर ABP। ठीक है, ABP फर्स्ट में डाल दिया। ठीक, अच्छा ये कोण इस कोण के शीर्षाभिमुख है, दो रेखा कट कर रही हैं, तो इसके शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया। ठीक, अच्छा फिर अब देखिए ये वाला जो कोण मिल रहा है इस पे, देखिए इसी यहाँ वाला जो कोण है इसको बड़ा करते हैं, यहाँ पे आ रहा है, और यही वृत्तखंड आ रहा है यहाँ पे, तो यानी ये वाला कोण ये कोण बराबर हो गया है ना, इसलिए ये वाला कोण इससे, तीनों समीकरण से ये बराबर जो सिद्ध हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैंने आपसे कहा कि गायत्री मंत्र जरूर करिए, है ना, ये सद्बुद्धि का मंत्र है,
सद्बुद्धि अपनी बढ़ाइए, अच्छी बुद्धि ही चाहिए हमको, अच्छी बुद्धि आएगी तो हम अच्छा करेंगे। देखिए इसलिए करना चाहिए कि पढ़ लिख के आपको स्कूलों में पढ़ाया जाता है, उसको जो पढ़ाता जाता है उसको बोलते हैं शिक्षा। शिक्षा अगर आपको मिल गई तो आप नौकरी करने लायक हो जाएंगे या आपकी समझ विकसित हो जाएगी, जिससे कि आप टीचर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, या बैंक में किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, है ना, राजनीति में भी जा सकते हैं। लेकिन आपके अंदर विद्या का गुण भी आ जाए। विद्या क्या होता है? विद्या ददाति विनयम कहा गया है। विद्या से विनय आता है, विद्या से आपके अंदर सेवा करने का भाव आता है, एक दूसरे का हेल्प करने का भाव आता है, सहकारिता का भाव आता है, एक दूसरे का करना, ठीक है। इसको बोलते हैं विद्या के गुण, ठीक है। मतलब आपके अंदर ऐसी भावना आ जाए कि हम पढ़ के इंजीनियर बन जाएं अगर, तो हम ऐसे सड़कें बनाएं कम से कम पैसे में, जो सभी लोग हो सकता है। डॉक्टर बन जाएं तो कम पैसे में इलाज कर सकते हैं, मुफ्त में अगर हम सक्षम है तो मुफ्त में भी इलाज कर सकते हैं। ये भावना आ जाए, सेवा करने का भाव, है ना, कि हम अगर हम कुछ बन गए तो अपने जीवन का कमाई का कुछ अंश हम समाज के लिए लगाएंगे, है ना। तो ये भाव विद्या कहलाता है, ये गुण आपके अंदर आ जाए, इसीलिए गायत्री मंत्र करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए शिक्षा और विद्या का दोनों का समन्वय होना जरूरी है। इसलिए आप लोगों को अपनी भारतीय संस्कृति को जानना चाहिए, ठीक है, भारतीय संस्कृति को जानना चाहिए। इसलिए महापुरुषों के बारे में पढ़ना चाहिए। महापुरुष में डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, है ना, इन लोगों ने क्या कार्य किया, क्यों लोग याद करते हैं, भगत सिंह, है ना, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, क्यों हम लोग याद करते हैं, कुछ काम किए होंगे ना, अच्छा काम। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये लोग कुछ कार्य किए हैं देश के लिए, तब लोग उनको याद कर रहे है ना, डेडिकेशन के साथ किया है, वो भाव आपके अंदर आ जाए, इसी को कहते हैं विद्या। तो ये सब गुण कैसे आते हैं? एक तो अच्छी किताबें पढ़िए, गायत्री मंत्र पढ़िए, गायत्री मंत्र से सद्बुद्धि आएगी। और अच्छी किताबें पढ़ने से स्वाध्याय, अच्छी किताबों को स्वाध्याय करना, पढ़ना 5 से 10 मिनट रोज़ पढ़िए, उससे आपके अंदर अच्छी बुद्धि आएगी और समाज के लिए कुछ करने के लिए प्रेरणा रहेगी। इसको करना चाहिए, आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मैं जो है जो जुड़ा तो 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्या है? यदि किसी त्रिभुज का की 2 भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचा जाए, सिद्ध कीजिए इन वृत्तों के इन वृत्तों के प्रक्षेप बिंदु से तीसरी भुजा पर स्थित है। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को व्यास मानकर, अच्छा, त्रिभुज की 2 भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं, तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रक्षेप बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। अच्छा, कहने का मतलब व्यास मानकर खींचा जाए, मतलब व्यास मान कर खींचा जाए, ऐसा वृत्त बनाया जाए। मतलब एक त्रिभुज का जो व्यास हो उसको इधर वृत्त खींचिए और दूसरे वृत्त खींचिए, ठीक है, और इनको तो प्रक्षेप बिंदु तीसरे बिंदु पर स्थित है। अच्छा, इसका क्वेश्चन सर हमें कराया जैसा लग रहा है, चलिए देख लेते हैं। फिलहाल 2 वृत्त बनाना है, एक वृत्त ये है, ये समझा दे रहा हूँ, और 2 ये दूसरा वृत्त है, ठीक है। और ये कह रहा है कि यहाँ से जाना है, सेंटर से व्यास मान के खींचा जाए ना। पहले व्यास खींच देते हैं, फिर बनाते हैं। व्यास यहाँ होगा लगभग, और ये है कट करना चाहिए, और ये भी इसका व्यास होना चाहिए, ऐसे करके व्यास होगा, ठीक है। तो ये भी वृत्त है, करेगा, अच्छा ऐसे भी जाएगा, तो ऐसा वृत्त बन रहा होगा, और फिर बना दीजिएगा ऐसा कुछ बनेगा फिगर, ठीक है। क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचा जाए, व्यास मानकर 2 वृत्त खींचा जाए, तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रक्षेप बिंदु ये है, ये है, ठीक है, इसका प्रक्षेप बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित होगा, ठीक है। मैं मान ले रहा हूँ, चलिए ये बी मान लेता हूँ, ये सी, है ना,
यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचा जाए, या सिद्ध कीजिए इन वृत्तों का प्रच्छेद बिंदु। मान लीजिए BC है, मान लीजिए इसको A मान लेता हूँ, और इसको मान लीजिए त्रिभुज की बात करें तो ABC मान लेता हूँ, D मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं था, चाहे जो मान लेते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन समझ लीजिए। एक किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, तो दो भुजाएं AB और BC को व्यास मान करके हमने वृत्त खींचा, AB को व्यास मानकर वृत्त खींचा, ठीक है, और BC को वृत्त मान करके एक व्यास खींचा, मतलब व्यास मानकर एक वृत्त खींचा। ठीक है, दो बिंदु B और D पे कट करते हैं। ठीक, क्लियर है। इन तो सिद्ध कीजिए इन वृत्तों का प्रच्छेद बिंदु। तीसरी भुजा, तो दो भुजा को मान के चले, तीसरी भुजा ये हो गई, तो तीसरी भुजा पर स्थित होगा। जो प्रच्छेद तीसरे, जो इन दोनों प्रच्छेद बिंदु D है वो इसी रेखा पे है, अर्थात स्ट्रेट लाइन, ये सिद्ध करना है। ठीक है, मतलब ABD समरेख है, ये कुल मिलाकर करना है। ठीक है, ठीक है, तो वैसे मैं लिख दे रहा हूँ। एक त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास माना, माना त्रिभुज AB, त्रिभुज ABC की AB और BC को व्यास मानकर दो वृत्त खींचा, दो वृत्त खींचा, तो B और D पे कट कर रहे हैं। ठीक है, वृत्त खींचा, जो वृत्त खींचा जाए तो सिर्फ इन वृत्तों का प्रच्छेद है। तीसरी है तो जो बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ये समझा। सिद्ध क्या करना है कि DAC पर सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, DAC पर स्थित। ठीक है, D कहाँ पे है, AC पे, इसलिए ये सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे, देखिए रेड पेन का यूज कर लेता हूँ। B से D को मिला दीजिए, अब तो कर सकते हैं। मैं बताया हूँ अर्धवृत्त में से कोण समकोण, ये व्यास है अर्धवृत्त में, तो ये कोण समकोण हो गया, इधर से इधर ये समकोण हो गया, 90 90 180 हो गया, सीधे स्ट्रेट लाइन हो गया, है ना, सीधे स्ट्रेट लाइन हो गया। 90 90 ये है, एक भाई सीधी रेखा को तिर्यक रेखा काट कर रही है, तो तिर्यक रेखा कट कर रही है और इन दोनों कोण का मान 90 है, तो सीधे सीधे मतलब हो गया क्या, एक स्ट्रेट लाइन हो गई, नहीं हो गई भाई, 90 इधर 90 इधर, तो इससे परपेंडिकुलर हो गया, हाँ, तो D ऑलरेडी AC पे ही स्थित होगा। ठीक है, वही सिद्ध कर दीजिए। तो देखिए ट्रायंगल लिख दीजिए ADB, अच्छा BD को मिलाया, लिख दीजिए। ठीक है, AC पर स्थित है, रचना लिख दीजिए, चाहे जो भी लिखिए, B से D को मिलाया, D को मिला दिया। ठीक है, सीधे इसको नीचे लिख देते जाते रहता, चलिए कोई बात नहीं। तो एंगल ADB बराबर 90, क्यों, अर्धवृत्त में स्थित कोण, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, समकोण होता है, इसलिए। ठीक, अच्छा इसी तरीके से BDC बराबर एंगल BDC बराबर 90 अंश होगा। ठीक, यही रीजन अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। ठीक, अब बताइए ये कोण प्लस ये कोण, एंगल ADB प्लस BDC, एंगल BDC बराबर 90 प्लस 90 बराबर कितना, 180। इसका मतलब क्या, जब 180 आ गया, इसका मतलब है कि ADC क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सीधी रेखा,
अतः ADC सीधी रेखा है। भाई 90 अंश आ गया है, 90 उसका सीधी रेखा हो गई, 180 अंश आ रहा पूरा मान, और D उस पे है, D तो बीच में उसी बिंदु पे है ना, अतः D एक जो कुछ अतः ABC सीधी रेखा है, अतः D AC पर स्थित है, D AC पर स्थित है। ये घोषित करना था। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ जल्दी से। ठीक है, क्या करता है, दो वृत्त हैं, एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, दो वृत्त नहीं कह रहा है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज को दो भुजाओं को व्यास मान करते, एक भुजा ये, एक भुजा ये, इस भुजा को मान करके एक वृत्त खींचा गया, दूसरे भुजा को मान कर एक वृत्त खींचा गया। ठीक है, तो जो तीसरी भुजा D पे कट कर रहा है, तो ये सिद्ध करना है कि ये एक स्ट्रेट लाइन में होगा, मतलब D जो होगा AC पे होगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से एक रेखा मिला दिया। ठीक है, तो ये कह रहा था व्यास था, तो व्यास था और ये अर्धवृत्त हो गया, पूरा अर्धवृत्त। अर्धवृत्त में से कोण समकोण होता है, ये 90 अंश हो गया। इस तरह से ये भी अर्धवृत्त है, ये 90 अंश हो गया। ठीक है, तो 90 अंश ये 90 अंश ये 180 सीधी रेखा हो गई, सीधी रेखा हो गई ना, यानी ADC सीधी रेखा हो गई। जब ADC सीधी रेखा हो गई और D इसी बिंदु पे है, तो इसका मतलब है कि समकोण हो गया। अरे ये सीधी रेखा मतलब D भाई ADC सीधी रेखा हो गई और D तो बिंदु इसी बिंदु पे ही आएगा ना D AC पर। ठीक है, तो यही हमको सिद्ध करना है। अतः D तीसरी क्या था, अतः D तीसरी भुजा BC पर स्थित है। तीसरी भुजा कैसी है, तो लिखिए अतः D तीसरी भुजा AC पर स्थित है। दो भुजा तो थी, तीसरी भुजा AC हो गई, इसी पर D स्थित हो गया। अब इसके दो क्वेश्चंस को मैं लिख रहा हूँ, इसको सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, 11वां क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। 11वां क्वेश्चन देखिए, उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं, सिद्ध कीजिए एंगल CAD बराबर CBD है। ठीक है, क्या कह रहा है, उभयनिष्ठ कर्ण वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC। ठीक, तो 11वां क्वेश्चन देखा जाए, क्या कह रहा है, AC कोई विकर्ण है, AC विकर्ण वाले दो समकोण त्रिभुज ABC समकोण हो गया। ठीक, ABC B मान लीजिए। ठीक है, और ADC इधर नहीं मान लीजिए, चलिए ऐसे हो सकता है। ठीक है, ये भी 90 अंश, थोड़ा ऐसा बनाइए कि 90 अंश लगे, छोटा ठीक है, ये ADC ये 90 अंश। ठीक है, क्या है, उभयनिष्ठ कर्ण AC, एक AC कर्ण हो गया वाले, ठीक है, उभयनिष्ठ कर्ण वाले क्या कह रहा है, उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC है। ठीक, सिद्ध करना है CAD बराबर CBD। ठीक है, चलिए अब इसको जरा ध्यान से देखिए। अगर आप लोगों ने इसके पहले में बताया था कि जो है 90 अंश अर्धवृत्त में स्थित कोण जो है समकोण होते हैं। ठीक है, अगर ऐसा बनाया जाए फिगर को, इसी को ऐसे बनाएगा, इधर बनाता हूँ, बना दिया। ठीक है, ठीक है, अरे वो समझ लीजिएगा, वृत्त ही है वो, वृत्त बन गया। ठीक है, और इसके व्यास से खींचते हुए ऐसे खींच दिए व्यास से। ठीक है, सेंटर इसका होगा। ठीक है, सेंटर से कोई मतलब नहीं फिलहाल। ठीक है, आपने पढ़ा था क्या, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है।
कहीं पे भी मिला दीजिए, यहाँ से मिला दीजिए, ये भी समकोण होता है, होगा ना। तो फिलहाल इस फिगर में देखिए ऊपर वाले चित्र में AC है ये, ठीक है, ये B है और ये B, और ये कोण 90 अंश है, ये कोण 90 अंश, ठीक है। तो ये जब दोनों कोण 90 अंश है और एक ही तरफ है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये अर्धवृत्त बनेगा, मतलब वृत्त बनाएगा, ठीक है। बस इस चीज को लिख देना है। अच्छा, ये समझा गया। तो जब ये अर्धवृत्त में हो गया, तो ये पहले तो चक्रीय चतुर्भुज बन गया। अब चक्रीय चतुर्भुज बन गया, अब आपसे कौन सा कोण कह रहा है? CBD CAD, देखिए CAD यानी CAD, ये DC है, ठीक है। DC से जो कोण बन रहा है, क्या बन रहा है? CAD, ठीक है। अच्छा, और इसी को यहाँ पे मिलाते हैं, देखिए इस पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ मिला दूं तो ये भी कोण बन जाएगा। तो ये वाला कोण यहाँ कहाँ मिल के बना रहा है? बना रहा है, तो दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, समझ रहा है नहीं? देखिए CAD कोण A, ये CD जो है A पे बन रहा है, और ये CD कहाँ बना रहा है? B पे बन रहा है, ये वाला बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को, इसी फिगर को हमने ऐसे बना दिया, ठीक है। कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे उसको देखिए। AC, ये विकर्ण AC है, विकर्ण AC के वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC, ठीक है, हैं, मतलब कोण B कोण D समकोण दिया हुआ है। तो देखिए विकर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABD, विकर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ट्रायंगल ADC है, जिसमें क्या है? वो एंगल B जो है ना, एंगल ABD बराबर 90 अंश और एंगल ADC बराबर 90 अंश, ठीक, 90 अंश। तो ये कब होता है? जब ये दो चीजें 90 अंश हो रहा है, अर्धवृत्त में इसके कोण समकोण होता है ना। तो ये AC क्या होगा? वृत्त का, या आप ऐसे बोल सकते हैं ABDC एक वृत्त के परिधि पर होंगे, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों कोण बराबर हैं, इसी चित्र को यहाँ बनाया गया है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं BDC और A को मिला करके एक वृत्त खींच सकते हैं, ठीक है। देखिए ये कब होता है? AC का मतलब AC पे ये 90 अंश है और ये 90 अंश बन रहा है, इसका मतलब कि जो BD है अर्धवृत्त में स्थित है, दो कोण बराबर होते हैं। आपने पढ़ा है कि अर्धवृत्त में स्थित कोण बराबर होते हैं। AC के इस साइड में भी 90 अंश बन रहा है, इधर 90 अंश बन रहा है ना। तो ये अर्धवृत्त में बन रहा है, ठीक है। अतः ABDC क्या हो गया? एक अर्धवृत्त होगा। अतः ABDC एक अर्धवृत्त होगा, ठीक है। ABCD अर्धवृत्त होगा, अर्थात ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, अर्थात ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, ठीक है। चतुर्भुज होगा, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज हो गया, काम करता तो हमने सिद्ध कर दिया कि सर एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, ठीक। अब आप जो कोण कह रहा है वो हो जाएगा। अब ये DC है तो DC सेगमेंट हो गया, मतलब DC क्या हो गया? एक वृत्तखंड हो गया। तो इस पे DC पे ये कोण बना रहा है, ये वाला देखिए, ऐसे करते हुए यहाँ पे आ रहा है, ऐसे यहाँ पे, यही चीज मिला यहाँ, ये चीज जो मिलाते हुए कहाँ आ रहा है? इधर आ रहा है, एक वृत्तखंड यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो एंगल, कौन सा एंगल?
कौन सा CAD बराबर क्या होगा, कौन सा एंगल CBD होगा, है ना, एंगल CBD। क्यों लिखेंगे, एक ही वृत्त, एक ही इसी DC से इधर बन रहा है, DC से इधर बन रहा है, इसीलिए एक ही वृत्त खंड, जिसे सेगमेंट बोलते हैं, एक ही वृत्त खंड, ब्रैकेट में लिख दिए DC, है ना, समझने के लिए DC, एक ही वृत्त खंड में स्थित कोण कोण बराबर होते हैं, इसीलिए, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिए, इसलिए ये बराबर हो गया, ठीक है, ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है। फिर से समझा दे रहा हूँ एक बार, फिर से समझ लीजिए, क्या दिया हुआ था कि AC विकर्ण वाले दो समकोण त्रिभुज ABD और ADC है, सिद्ध करना है CAD और बराबर CBD, ठीक है। तो मैंने क्या किया, क्या लिखा, देखिए आप जानते हैं अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, तो भाई ये कोण समकोण दिया हुआ, ये भी कोण समकोण दिया है, इसका मतलब है कि ये एक क्या होगा, एक व्यास होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं विकर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC है, जिसमें कोण दोनों 90 अंश है, अतः ABDC एक अर्धवृत्त होगा, मैंने लिख दिया, ठीक, अर्धवृत्त होगा, ठीक है, अर्धवृत्त होगा, ठीक है। जब अर्धवृत्त होगा तो इसका मतलब इन सबसे एक वृत्त बनेगा, अर्धवृत्त, हाँ। तो इसलिए ABCD जब ये अर्धवृत्त है तो पूरा मिलेगा वो चतुर्भुज ही हो गया, चतुर्भुज पे ही है, हाँ, मतलब वृत्त पे ही है, तो चतुर्भुज, भाई चार भुजा है ना, तो चतुर्भुज हो गया, ठीक है, तो चतुर्भुज बन गया, फिर इसको ना भी तो काम बन जाता है मेरा, ठीक है। अब हमको सिद्ध करना है, ये देखिए, ये DC क्या है, एक वृत्तखंड है, तो अब यहाँ से देखिए ये DC है, फिर DC को से दबाते यहाँ पे आएगा, तो ये कोण, और इसी DC को यहाँ पे दबाते जाइए तो यहाँ पे आ रहा है, यानी ये कोण, ये वाला कोण, ऊपर वाला कोण इसके बराबर होगा, है ना, ये कोण इसके बराबर होगा, इसमें लिख दिया, एक ही वृत्तखंड में, एक ही वृत्तखंड DC में स्थित कोण बराबर होते हैं, इसलिए CAD बराबर BCD, ठीक है, CAD बराबर CBD, ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन आपका समझ आ गया होगा, इसके बाद हम लोग 12वां क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए चक्रीय समांतर चतुर्भुज, समांतर है और चक्रीय, मतलब चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है, चक्रीय समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आयत होता है, ये सिद्ध करना है। तो पहले तो हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं और एक आयत बनाते हैं, चलिए समझ जाइएगा, अभी याद रहा, एक आयत बना दीजिए, फिलहाल मेरे को सिद्ध करना है, ठीक है। ये चक्रीय समांतर चतुर्भुज, ठीक है। चलिए मैं बना दे रहा हूँ, A B C D, ठीक है। चक्रीय समांतर चतुर्भुज है ये, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, AB के समांतर DC है, AB के समांतर ये, तो मैं अब ये एक चक्रीय चतुर्भुज है और समांतर है, तो सिद्ध करना है आयत है, ठीक। तो एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज लिख दीजिए, एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज ABCD, एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज ABCD है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत, अब आप बताइए, तो सीधा कीजिए, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये बराबर ये भुजा होगी, ये बराबर ये होगी, सीधी सीधी भुजा बराबर होगी, ठीक।
तो ये तो भुजा तो बराबर हो गई। अब 90 अंश कोण सिद्ध हो जाए, काम बन जाए, है ना। अब आप बताइए कैसे सिद्ध करेंगे कि 90 अंश का होगा। ठीक है, सीधी सी लाइन एक कैसे कर सकते हैं बताइए। हमें क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है, चक्रीय है। समांतर चतुर्भुज चक्रीय मतलब 4 वृत्त से आ रहा है और समांतर है, समांतर दिया हुआ है, सिद्ध करना है आयत। ठीक, कैसे सिद्ध करेंगे भाई, सिद्ध करना है कि एक पहले से दे रखा है समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज है, समांतर है, तो AB बराबर DC है भाई, पैरेलल भी है, बराबर भी होता है समांतर चतुर्भुज में, ये इसके बराबर है। अब ये सिद्ध करते 90 अंश तो काम बन जाए। 90 कैसे कर सकते हैं, एक लाइन सीधी सी 90 कैसे कर दें, यहाँ इसको मिला दें तो क्या बचेगा, कर्ण हो, सीधे विकर्ण, जो यहाँ के किसी भी बिंदु से आप मिला देंगे चक्रीय में, सीधे सीधे यहीं से जाता है, कहाँ से, अर्धवृत्त से। क्योंकि देखिए 90 अंश तभी बनता है, हमने पढ़ा है अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। ठीक है, तो ये समकोण बन रहा है उसमें, ठीक है, तो 90 अंश ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसको भी मिला दें। ठीक है, इधर भी 90 अंश आ गया, ये 90 अंश आ गया। ठीक है, और ऐसे भी आप सिद्ध कर सकते हैं B प्लस D बराबर क्या होता है, B प्लस D बराबर 180 अंश होता है। ठीक है, और अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, ये अर्धवृत्त ही बनेगा। ठीक है, तो ये कोण 90, ये 90, सीधे सीधे जोड़ दिए 180 अंश बन गया। ठीक है, इसी चीज को लिख देंगे। और वैसे भी आप जानते हैं कि जब समांतर है तो A के सामने वाला कोण C, B के सामने वाला कोण D बराबर होगा। चलिए इस चीज को मैं लिख भी दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आप मान लीजिए आप इसको ना भी मिलाएं तब भी आप ऐसे कर सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के सामने कोण बराबर होते हैं, पहले तो यही मालूम है ना, उससे भी कर सकते हैं। मैंने बताया कि विकर्ण तो बनेगा ही, उस चीज से भी आप कर सकते हैं। चलिए डाल दे रहा हूँ, लिखता हूँ। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है। चलिए ABCD क्या दिया है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, चक्रीय है, तो चक्रीय तो है ही है, उससे मतलब नहीं, मतलब कि वो वृत्त पे है। ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जब समांतर है इसका मतलब हुआ कि AB बराबर, अतः इसलिए AB बराबर CD होगा, AB बराबर CD होगा, और क्या होगा, BC बराबर AD होगा, या AD बराबर BC होगा, ये चीज तो होगा। ठीक, तो हम चतुर्भुज में क्या होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, और कोण A बराबर कोण C होगा। ठीक, और कोण B, ठीक, कोण B बराबर कोण D होगा। ठीक, ये समझ में आ रहा है। ठीक, अब क्या करना है भाई, ये आपको मालूम हो गया कि ये बराबर इस कोण के है, ये बराबर ये। अब आप जानते हैं चक्रीय भी दिया हुआ है, हाँ? तो चक्रीय तो इनका कोण का योगफल 180 दिया है, दिया है। ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज चक्रीय है, हाँ? ABCD क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय भी तो आगे लगाया रखा है, चक्रीय है, समांतर है, अंतर चतुर्भुज। ठीक, तो समांतर चतुर्भुज है और चक्रीय है, तो आमने सामने कोणों का योगफल 180 होगा, अर्थात इसलिए कोण B, इसलिए कोण B प्लस कोण D बराबर कितना, 180 अंश। ठीक, इसी तरीके से कोण A प्लस कोण C, कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश। ठीक, वैल्यू रख दीजिए, A बराबर C है, A बराबर C है, तो किसी एक में रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए, इसमें फर्स्ट और सेकंड कर दीजिए चाहे तो। ठीक है, तो कोण जो B है उसके ऊपर कोण D रख दें। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट से समीकरण ठीक क्या है, कोण B और कोण D, कोण D के अलावा, चलिए मैं कोण B के कोण D लिख दे रहा हूँ, कोण D
ठीक है, कोण डी रखा ही है बराबर 180, ठीक है 180, ठीक है। तो कहाँ से समीकरण मान लीजिए चाहे सब दिया हुआ होगा इसी से, इसको मान लीजिए फर्स्ट डाल देते हैं, एक टू नंबर डालें, चलिए कोई एक रख दो चाहे जो मतलब कोई मतलब नहीं है, सेकंड मान लो, इसे थर्ड मान लो, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से फर्स्ट है मान लो कोण डी, ठीक है। समीकरण फर्स्ट हम एक ही निकाल दें तो काम बन जाएगा, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है भाई। आमने सामने का अगर एक 90 अंश आ गया, दूसरा 90 अंश ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। इसलिए कोण डी बराबर 2d बराबर 180 अंश, डी बराबर 90 अंश, 90 अंश आ गया, डी 90 अंश आ गया। इसी प्रकार से डी आ गया तो डी बराबर 90 अंश आ गया, ठीक है। तो जब आमने सामने 90 आ गया, इसी प्रकार सबका बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोण डी बराबर 90 अंश आ गया, यही बराबर कोण बी है। इसी प्रकार से क्या आ जाएगा, कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी बराबर 90 अंश। तो ये भुजा बराबर ही है, 90 अंश आ ही गया, ये भुजा बराबर 90 अंश होता है, तो चारों भुजाएं बराबर हो गई, चारों कोण बराबर हो गए, तो भुजाएं बराबर, आमने-सामने भुजाएं बराबर ही है, तो चतुर्भुज क्या होगा, आयत होगा। अतः ए बी सी डी एक आयत, ठीक है। ये प्रूफ करना था, प्रूफ लिख दीजिए, ठीक है। कैसे किया, सिंपल सा क्वेश्चन था, चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है, सिद्ध करना है। तो चक्रीय चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज में ए बी बराबर बी सी होगा, बी सी बराबर ये होगा, ठीक। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आम जो समूह कोण होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा, ये तो होता ही है समांतर चतुर्भुज में, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, अतः इसलिए कोण ए और कोण सी होगा, क्योंकि आमने सामने कोण बराबर होते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज में समूह कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब आप किसे लिख दिया सीधे सीधे, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज इसलिए ए बी बराबर सी डी, ए डी बराबर बी सी होगा, और कोण ए बराबर कोण सी होगा, कोण बी बराबर कोण डी, जो समांतर चतुर्भुज में होता है, ठीक। इसलिए अब कोई एक ले लीजिए, कोण बी प्लस कोण डी बराबर क्या है 180, जानते ही हैं 180, ठीक है, ये होता है। अच्छा, और अभी आपने कोण बी और कोण डी सिद्ध किया, दोनों बराबर, एक कोई एक रख दीजिए, कोण डी, तो कोण डी बराबर कितना आ गया 90 अंश, और डी बराबर बी है तो 90 अंश ये भी आ गया। इसी प्रकार से ए बराबर सी आ जाएगा 90 अंश, तो ये सभी कोण 90 अंश के आ गए, और ये भुजा बराबर ही है, तो आयत बन गया नहीं बन गया, अतः ए बी सी डी एक आयत है, ठीक है। जानते हैं कि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज जिसका इसके प्रत्येक कोण 90 अंश के हैं वो आयत होता है, चाहे तो लिख सकते हैं, तो आप वैसे ही हो गया, है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करिएगा, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ और चीज़ें पढ़ाएंगे। अभी कुछ दिन तक हो सकता है आपकी क्लासेस ना आए, दूसरे किसी 9th क्लास का मैंने कंप्लीट किया है 9वां चैप्टर, अब इसके बाद 11 या 10th क्लासेस शुरू करूँगा, उसके बाद कुछ दिन वेट करिएगा, उस दिन फिर आपकी क्लासेस रेगुलर आने लगेंगी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।